हेलो फ्रेंड्स। सो वेलकम यू टू दीपक शर्मास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो इनकम टैक्स का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा एंड बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा प्रोविजन डिस्कस करने वाले हैं जिसको कहते हैं क्लबिंग। ठीक है, क्लबिंग का प्रोविजन मैं बता दूं, आप लोग सभी लोगों ने पढ़ा है, जहाँ पे भी आप लोगों ने क्लासेस लगाई होंगी या सेल्फ स्टडी किया होगा। आई होप कि आप लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा है, अच्छे तरीके से पढ़ा है। मैं यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से इसका रिविजन देने वाला हूँ। मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एग्जाम से पहले इनकम टैक्स का जितना भी रिवीजन लेक्चर्स मैं अपलोड कर पाऊँ मैं करने की कोशिश करूँगा। हियर आई एम। ठीक है, मैं आज क्लबिंग का रिवीजन लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, होप आप लोगों को पसंद आएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक भी पहुँचाना। ठीक है, कमेंट करना एंड लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू। विद दिस लेट्स जस्ट स्टार्ट। तो सर क्लबिंग का प्रोविजन स्टार्ट कैसा होता है, देखिए सेक्शन 60 है। ठीक है, सेक्शन 60 क्या कहता है? सेक्शन 60 कहता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर एक इंडिविजुअल ने, ठीक है, हमारे एसएससी ने अगर किसी बंदे को एसेट ट्रांसफर नहीं करके बस इनकम ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, क्या बोला मैंने? अगर एक एसएससी ने इनकम ट्रांसफर कर दिया किसी और बंदे को, ठीक है ना, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, बस इनकम ट्रांसफर कर दिया, इन दैट केस क्या हो जाएगा ना, दैट इनकम विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। वो ट्रांसफरर के इनकम के साथ में जोड़ दिया जाएगा। एक बार और, मैं एक एसएससी हूँ, मैंने अपना एसेट किसी को ट्रांसफर नहीं किया, मैंने क्या किया, अपना इनकम को किसी और के हाथों में ट्रांसफर कर दिया, बोल दिया कि इनकम उसका है। दैट इनकम उसका कैसे है? जब तक मैंने उसका एसेट ट्रांसफर नहीं किया वो इनकम उसका कैसे हुआ? वो इनकम मेरा था, इसलिए वो मेरे इनकम में जोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 60 ने ये बात कहा। सेक्शन 61 ने क्या कहा? सर रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट। तो देखो यार, मैं तो बता दूं कि क्लबिंग का प्रोविजन कब लगता है? जब हम लोग चोरी करने की कोशिश करते हैं। जब जब टैक्स चोरी करने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करता है, थोड़ा इम्प्लीकेशन, थोड़ा सख्ती तरीके से प्रोविजन क्रिएट करता जाता है। पहली बार में मैंने क्या किया था सेक्शन 60 तहत, अगर 60 अगर आप देखो तो क्या किया था मैंने अपना एसेट ट्रांसफर नहीं किया था, केवल इनकम ट्रांसफर कर दिया था। गवर्नमेंट ने कहा कि तुमने बस इनकम ट्रांसफर किया, एसेट ट्रांसफर नहीं किया, तुम्हारा जो इनकम तुमने ट्रांसफर कर दिया ना, दैट इनकम तुम्हारे हाथों में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और उस पर टैक्स तुम दोगे। मैंने बोला ठीक है। अब मैंने चाल लगाया, अब मैंने सोचा कि यार ठीक है, अब मैं अपना एसेट ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन एसेट रेवोकेबल ट्रांसफर करूँगा, मतलब फ्यूचर में मैं चाहूँ तो वो एसेट को वापस ला सकता हूँ। ऐसा कोई ट्रांसफ़र किया तो अगर मैंने ऐसा कोई एसेट को ट्रांसफ़र किया, जिसको भी ट्रांसफ़र किया होगा उसको तो इनकम रेज हुआ होगा ना, किसी भी वे में रेज हुआ होगा इनकम। अब जो इनकम रेज हुआ ना, दैट वो इनकम भी मेरे हाथों में जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ दिया जाएगा? क्योंकि ये वो जो एसेट का ट्रांसफ़र हुआ ना, भले ही वो ट्रांसफ़र तो है लेकिन वो रेवोकेबल ट्रांसफ़र है। गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम रेवोकेबल ट्रांसफ़र करते हो एसेट, देन इनकम अराइजिंग फ्रॉम दैट एसेट, दैट ट्रांसफर एसेट विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड, दैट विल बी क्लब्ड इन योर हैंड। ऐसा गवर्नमेंट ने कहा। ठीक है, अब एक सर बात बताओ कि ये जो एसेट का ट्रांसफ़र आप लोगों ने बोला कि रेवोकेबल ट्रांसफ़र, आखिर ये रेवोकेबल ट्रांसफ़र कब होता है? देखो, रेवोकेबल ट्रांसफ़र ऐसा होता है ना कि मैंने किसी को एसेट ट्रांसफ़र किया और उसको जब डीड साइन हो रहा था ना, एग्रीमेंट डीड जब साइन हो रहा था, मैंने उसमें लिख दिया था कि 4 साल 5 साल के बाद में तुम वो एसेट मुझे वापस दे देना। ठीक है ना, ये 4 साल 5 साल के लिए मैं तुम्हें बेच रहा हूँ। तो ये जो ट्रांसफरी है, जो बेनिफिशियरी है, उसके लाइफ टाइम में, पूरा लाइफ टाइम तक वो एंजॉय करेगा क्या? नहीं ना। वो अपने लाइफ टाइम के, वो मरने से पहले वो अपना एसेट मेरे को ट्रांसफर करके चले जा रहा है ना। प्रोविजन में अगर देखो, मैं क्या किया, अपने एग्रीमेंट में ये लिखा हो ना, एग्रीमेंट में कि भाई तुम अपना एसेट 4 साल 5 साल में वापस ले आना। एग्रीमेंट में ऐसा लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो तुमको नहीं लगता कि ये बस इनकम को उसके हाथों में ट्रांसफ़र करने का ज़रिया था? मैंने बस इनकम को उसके हाथ में ट्रांसफ़र कराना था, क्योंकि ट्रांसफ़र करने से उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिल जाएगा। अगर उसका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट का बेनिफिट वो खाली जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है, वेस्ट हो रहा है, तो मैं ले सकता हूँ बेनिफिट। इसलिए मैंने क्या किया था, उसको एसेट ट्रांसफ़र कर दिया था। अब मेरे को जब फ्यूचर में चाहिए होगा मैं उसे एसेट वापस ले आऊँगा। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर तुम रेवोकेबल ट्रांसफ़र कर रहे हो, परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हो, इन दैट केस क्या होगा, वो इनकम तुम्हारे इनकम में जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कोई किसी को भी ऐसा सेंड किया और यहाँ पे ऐसा होता है ना कि उसके लाइफ टाइम के, बेनिफिशियरी के लाइफ टाइम को खत्म होने से पहले वो एसेट अगर तुम्हारे पास फिर से आ जाता है, देन वो एसेट के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवोकेबल ट्रांसफर। राइट सर, ये तो रहा हमारा सेक्शन 61। राइट, अब आते हैं सर सेक्शन 64 की तरफ। ठीक है, सेक्शन 64 क्या कहता है? इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस। थोड़ा सा साउंड आ रहा होगा, ठीक है, थोड़ा उसको इग्नोर करना। सर सेक्शन 64 कहता है इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू द स्पाउस। स्पाउस को मैंने इनकम ट्रांसफ़र कर दिया, स्पाउस को मैंने अपना एसेट ट्रांसफ़र कर दिया। देखो, स्पाउस को मैंने अगर एसेट ट्रांसफ़र किया तो कोई बात नहीं है ना। अगर एसेट ट्रांसफ़र किया, एसेट के बदले में स्पाउस ने मुझे पैसे दे दिया। मैं हस्बैंड, मेरी वाइफ को मैंने एसेट ट्रांसफ़र किया और उन्होंने मुझे क्या कर दिया, उस एसेट का जितना भी वैल्यू था, जितना भी रकम था, उसने मुझे दे दिया। दे दे तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन दिक्कत कहाँ है ना, जब मैंने अपनी
एसेट को अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, फ्री में ट्रांसफर कर दिया, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर कर दिया, इन दैट केस गवर्नमेंट को प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट ने कहा कि तुम ये टैक्स चोरी करने के कारण में करना चाह रहे हो, ठीक है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या कहती है, अगर ऐसा कोई कंडीशन है जहाँ पे तुमने अपनी एसेट को ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को और उससे किसी भी तरह का कंसिडरेशन नहीं लिया है, देन उस एसेट से जो भी इनकम जनरेट होगा ना, दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन योर हैंड। उस इनकम पे टैक्स कौन दोगा, तुम दोगे, राइट। ये कौन बोला, सेक्शन 64 बोला, ठीक है ना। लेकिन याद रख लेना भाई कि जब भी तुम एसेट का ट्रांसफर कर रहे होगे ना, उसमें से अगर तुमने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने पे ये क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता है। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि इसको 27 कवर कर लेता है। सेक्शन 27 अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो तुम लोगों को ये पता होगा कि 27 क्या बोलता है, डीम्ड ओनरशिप। देखो भाई, अगर ट्रांसफरर अपनी वाइफ को, स्पाउस को ट्रांसफर कर देता है हाउस प्रॉपर्टी, तो हाउस प्रॉपर्टी पे टैक्स कौन देता है, हाउस प्रॉपर्टी का जो जीएवी है उस पर टैक्स कौन देता है, ट्रांसफरर देता है। ये सेक्शन 27 कहता है। सेक्शन 27 क्या बोल दिया, बताओ क्या बोल दिया, डीम्ड ओनरशिप। अगर ट्रांसफरर यानी कि हस्बैंड वाइफ को ट्रांसफर कर देता है हाउस प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन, देन उस केस में सेक्शन 27 के तहत जो अपना ट्रांसफरर होगा यानी कि हस्बैंड होगा उसको ही ओनर मान लिया जाएगा, एंड हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पे टैक्स कौन देगा, अपना हस्बैंड देगा। इसलिए सेक्शन 27 में वो कवर हो जाता है। उस प्रोविजन को उन्होंने ने यहाँ पे लेकर नहीं आया, बोला क्लबिंग में वो प्रोविजन नहीं लगेगा। अगर अपने को ने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, हाउस प्रॉपर्टी के इनकम का जो भी डीलिंग है वो सेक्शन 27 में होगा, यहाँ नहीं होगा, राइट। अब अलग बात पे चलते हैं। अब क्या हो गया ना, इनकम फ्रॉम द ट्रांसफर्ड एसेट शैल नॉट बी क्लब्ड इन द फॉलोइंग केस। कुछ केसेस हैं जहाँ पे आपने भले ही अपना एसेट किसको ट्रांसफर कर दिया, किसको ट्रांसफर कर दिया, वाइफ को ट्रांसफर कर दिया ना, मैं हस्बैंड, मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफर कर दिया एसेट। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि जब भी एसेट ट्रांसफर होगा किससे किसको, ट्रांसफरर से ट्रांसफरी को, मतलब हस्बैंड से वाइफ को फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, क्लबिंग का प्रोविजन लग जाएगा। जो भी इनकम अराइज होगा दैट पर्टिकुलर एसेट से, ट्रांसफर्ड एसेट से, उस पर टैक्स कौन देगा, अपना ट्रांसफर देगा, हस्बैंड देगा। लेकिन कुछ कंडीशन है, कुछ केसेस है जहाँ पे क्या होगा ना, टैक्स स्पाउस ही देगा, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस इनकम को क्लब नहीं करेंगे, उस इनकम पे क्लब नहीं करेंगे। कौन कौन सा केसेस है, व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन। सिंपल, मैंने अपनी वाइफ को जब मैंने एसेट सेल किया ना, उसने मुझे पूरा का पूरा पैसा दे दिया, पूरा रकम दे दिया। 50 लाख का बिल्डिंग था, 50 लाख का कोई एसेट था, 50 लाख दे दिया मुझे, सिंपल। तो ठीक है, वो उस चीज़ का ओनर बन गई। अब उस पर जो भी इनकम आएगा उस इनकम पर टैक्स वो देगी, मैं क्यों दूंगा भाई, ठीक है ना। ये तो सेल था, हो गया, बात खत्म। सेकेंडली, ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट। डाइवोर्स के वक्त में कुछ हुआ है, डाइवोर्स के वक्त में अगर एसेट ट्रांसफर हुआ है देन उस इनकम पे भी क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगता है, ठीक है। रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ अराइजिंग ऑफ द इनकम और एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ द एसेट। देख भाई, एसेट का जब ट्रांसफर हो रहा था ना तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं था। इनकम जब अक्रू हुआ ना, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप नहीं था। सिंपल सी बात है, क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। चौथा कंडीशन, प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड बाय द स्पाउस आउट ऑफ द पिन मनी। पिन मनी समझते हो, हस्बैंड वाइफ को थोड़ा थोड़ा खर्च करने के लिए कुछ पेटी अमाउंट देते रहता है, छोटे अमाउंट देते रहता है, उनमें से कुछ पैसा वो बचा के रख लेती हैं, वाइफ थोड़ा पैसा बचा कर रख लेती हैं, ठीक है। तो जो बचा कर रख लेती हैं हमारी मम्मी जैसे, तो उस पैसे को इकट्ठा करके, उन पिन मनी को इकट्ठा करके हमारी जो वाइफ है ना, वाइफ ने क्या किया, एसेट को खरीदा है। इन दैट केस क्या होगा, जो भी इनकम अराइज होगा दैट पर्टिकुलर एसेट से वो क्लब क्यों होगा, क्योंकि उसने तो पिन मनी का पूरा पैसा देकर खरीदा है ना, समझ रहे हो। तो जहाँ पे एक्विजिशन के वक्त कंसिडरेशन पूरा नहीं मिलता है वहाँ पे क्लबिंग लगता है, या फिर यहाँ पे ट्रांसफरर को पूरा कंसिडरेशन मिल जा रहा है, समझ रहे हो। यहाँ पे अगर पूरा उसको मिल जा रहा है, पूरा कंसिडरेशन मिल जा रहा है उस एसेट का, तो वहाँ पे क्लबिंग क्यों लगेगा, तो सेल है ना भाई। जो एसेट का मालिक बन गया, अब उसमें जो इनकम अराइज होगा उस पर वो टैक्स देगा, ट्रांसफर क्यों टैक्स देगा। तो ये 4 कंडीशन क्या थी, एक बार और रिपीट कर दूँ। व्हेन द ट्रांसफर इज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, व्हेन द ट्रांसफर इज अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, ठीक है, डाइवोर्स के वक्त। When the relationship of the husband and parent does not exist at the time of transfer of the asset or at the time of accrual of the income, and transfer of the property acquired by the asset out of the pin money, ये 4 केसेस में क्या होगा, अपना जो क्लबिंग का प्रोविजन है वो नहीं लगेगा। तो देखो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर होगा, कोई तरह का डाउट नहीं है। डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों देखो, नया प्रोविजन कह रहा है, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाउस प्रॉपर्टी जब भी ट्रांसफर होता है, हाउस प्रॉपर्टी पे जो टैक्स का कैलकुलेशन होगा वो कहाँ पे होगा, सेक्शन 27 में होगा। यानी कि जो हस्बैंड है उसको डीम्ड ओनर मान लिया जाएगा सेक्शन 27 में, वो बात यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। एक और बात लिखी गई है कि जो ट्रांसफरर है ना, ट्रांसफरी को जब एसेट ट्रांसफ़र किया, यहाँ पे ट्रांसफरी कौन है, स्पाउस है। ट्रांसफरर ने अपनी जो स्पाउस है उसको एसेट ट्रांसफर किया फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तभी हम लोग ये प्रोविजन पढ़ रहे हैं, इतना लंबा चौड़ा प्रोविजन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पर ट्रांसफर किया था, ठीक है ना। तो ट्रांसफरी वाइफ अगर क्या करे, वो जो एसेट ट्रांसफर हुआ था अगर उसका फॉर्म चेंज कर दे, क्या क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा। मैंने क्या बोला, एक बार और रिपीट करता हूँ।
ट्रांसफरर ने जब ट्रांसफरी वाइफ को, ठीक है, कोई एसेट ट्रांसफ़र किया एंड ट्रांसफरी वाइफ ने क्या किया है, उस एसेट के फॉर्म को चेंज कर दिया। एसेट के फॉर्म को चेंज कर दिया। अगर एसेट के फॉर्म को चेंज कर देने से जो इनकम अराइज हुआ, क्या उस इनकम पे प्रोविजन नहीं लगेगा, क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताओ आप, नहीं लगेगा क्या? सर बिल्कुल लगेगा। कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया एक हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, मैंने अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र कर दिया हाउस प्रॉपर्टी। अब हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देने से वहाँ से रेंट का इनकम आ रहा होगा। अब रेंट का इनकम अगर आ रहा होगा तो बताओ कहाँ जाएगा ये? बताओ, सेक्शन 27 में कवर हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, बोला मैंने, ठीक है। फिर और एक केस देखो, इफ़ द गिफ्टेड मनी, मैंने अपनी वाइफ को क्या किया ना, मनी गिफ्ट किया, ठीक है, मनी गिफ्ट किया। अब उस गिफ्टेड मनी से क्या किया, मेरी वाइफ ने एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, हाउस प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब हाउस प्रॉपर्टी से रेंट जनरेट हो रहा है। अब रेंट जो जनरेट हुआ, उस रेंट पे इनकम कौन देगा? देखो पहला बात अलग था, ये दूसरा केस है। इस केस में क्या हुआ, मैंने अपनी वाइफ को पैसा दिया, उस पैसे से मेरी वाइफ ने क्या किया, एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब हाउस प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, रेंट जनरेट हो रहा है, रेंट का इनकम आ रहा है। वो रेंट के इनकम पे टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा, मेरी वाइफ देगी? कौन देगा बताओ? मैं दूंगा। बोला ना उन्होंने, सेक्शन 64 ने क्या बोला कि अगर ट्रांसफरी वाइफ अगर एसेट के फॉर्म को भी चेंज कर देती है ना, तो फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो एसेट से इनकम होगा ना, वो टैक्सेबल होगा मेरे पे ही, मेरे इनकम के साथ में जोड़ दिया जाएगा, राइट? ये बोल रहा है सेक्शन 64। अब और एक एग्जांपल मैं आपके साथ ले रहा हूँ। इफ़ एनी एसेट इज परचेस्ड बाय ए ट्रांसफरी स्पाउस आउट ऑफ द गिफ्टेड मनी, okay, other than income from such asset whether on as capital gain or otherwise will be taxable in the hands of transferor. If any asset is purchased by the transferee spouse, okay, out of the money that I gifted to him, her, मैंने अपनी वाइफ को जो भी पैसा दिया, उस पैसे से मेरी वाइफ ने क्या किया, कोई किसी भी तरह का एसेट खरीद लिया, किसी भी तरह का एसेट किया। अब उस एसेट को बेच देने के बाद फॉर एग्जांपल कैपिटल गेन अराइज होगा। वो कैपिटल गेन किसके हाथ में टैक्सेबल होगा? मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा। किसी भी तरह का इनकम यार जो जनरेट होगा उस पर्टिकुलर एसेट से, तो वो मेरे हाथों में ही टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। ये सेक्शन 64 कह रहा था। अब यार एक बात देखना, बड़ा डिटेल से डिस्कशन में आने वाला हूँ मैं, ठीक है। क्या होता है, ठीक है, अब ऐसा समझो कि मैंने अपनी वाइफ को कुछ पैसा दिया था, ठीक है, पैसा दिया है। अब पैसा दिया या फिर गिफ्ट इन काइंड दिया, गिफ्ट के तौर पे कुछ पैसा दे दिया, गिफ्ट के तौर पे किसी तरह का काइंड में, अदर देन कैश, किसी भी फॉर्म में मैंने उसको कुछ एसेट दिया। अब उस एसेट को वेदर बी इन कैश और वेदर बी इन काइंड, उसने, मेरी वाइफ ने क्या किया, उस पैसे को लेकर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। अब बिजनेस से तो इनकम आएगा मेरी वाइफ को। अब जो वाइफ को इनकम आएगा, क्या वो इनकम टैक्सेबल होगा? क्या अगर वो इनकम टैक्सेबल होगा तो उस इनकम में से कितना प्रोपोर्शन टैक्सेबल होगा, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो एक अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट सा कैलकुलेशन है, मैं बताता हूँ कैसे। देखो केस स्टडी समझो, देखो क्या है, मैंने अपनी वाइफ को क्या दिया, कैश दिया, ठीक है, कैश गिफ्ट में दिया। अब उस कैश को लेके मेरी वाइफ ने क्या किया है, किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। अब बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया तो बिजनेस से इनकम होगा। अब बिजनेस से इनकम होगा तो मेरी वाइफ को भी प्रोपोर्शनेट इनकम मिलेगा। अब जब उसको इनकम मिलेगा तो उस इनकम में से वो इनकम की उस इनकम पे टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा या वो देगी? अगर उस इनकम पे मैं दूंगा तो क्या पूरे पे टैक्स दूंगा, या फिर कुछ कुछ पे वो देगी या कुछ पे मैं दूंगा? क्या है, ये केस है, ठीक है। तो देखो इसका कैलकुलेशन कैसा होता है, सिंपल सी बात है यार। देखो इस कैलकुलेशन में यही पता लगाना है कि मेरे हाथों में, यानी कि मैं ट्रांसफरर था, मैंने अपनी वाइफ को कैश ट्रांसफ़र किया ना, तो मैं ट्रांसफरर था, सामने वाली ट्रांसफर ही है, तो मेरे हाथों में कितना इनकम जोड़ दिया जाएगा, मेरे हाथों में कितना इनकम क्लब होगा, वही यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो कैसे कैलकुलेट होगा। पहले तो ये पता लगाओ कि जिस पर्टिकुलर बिजनेस में मेरी वाइफ ने, ठीक है, जिसकी भी वाइफ, जिस पर्टिकुलर बिजनेस में वाइफ ने पैसा इन्वेस्ट किया है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे में, यार फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल के दिन में बिजनेस का टोटल इन्वेस्टमेंट था कितना, जिस पर्टिकुलर बिजनेस में वो उसने गिफ्ट को इन्वेस्ट किया है, उस पर्टिकुलर बिजनेस का 1 अप्रैल को, प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट था कितना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने का था। अब उसी दिन तुम ये भी देखो कि इस वाइफ ने जितना पैसा मैंने उसको दिया है, मैंने जितना भी पैसा उनको दिया, उस पैसे में से कितना पैसा उसने 1 अप्रैल के दिन इन्वेस्ट कर दिया था बिजनेस में। ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट के दिन तुम ये क्या देखो कि यार पूरे साल बिजनेस करने के बाद आखिर कितना इनकम डिराइव हुआ है मेरी वाइफ को, कितना टैक्सेबल इनकम डिराइव हुआ है मेरी वाइफ को। एक बात जान लेना, पीजीबीपी में आप लोगों ने एक प्रोविजन पढ़ा होगा, अगर पैसे को आप लोग इन्वेस्ट करते हो कहाँ पे, फर्म में, पार्टनरशिप फर्म था, तो पार्टनरशिप फर्म है तो आपके हाथों में क्या टैक्सेबल होता है, नेट प्रॉफिट। गलत, नेट प्रॉफिट टैक्सेबल नहीं होता, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। क्या टैक्सेबल होता है सर, बताओ आप ही बताओ सर, क्या टैक्सेबल होता है? इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन, यही सब टैक्सेबल होता है आपके हाथों में, राइट। तो यही सब यहाँ पे टैक्सेबल होगा। अगर मैं यहाँ पे कहता है अगर फर्म में पैसे को इन्वेस्ट कर दिया गया था तो फर्म में से इंटरेस्ट डेवलप होगा, इंटरेस्ट मिला होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टैक्सेबल होगा। तो वो देखो
देखो कितना आखिर टैक्सेबल इनकम आपकी बीवी को, अपनी आपकी वाइफ को जनरेट हुआ है, कितना उसको डिराइव हुआ है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। आप लोगों ने देख लिया, अब क्या करो, टैक्सेबिलिटी निकालो कि आपके हाथों में कितना क्लब होगा, निकालो। वो कैसे निकलेगा, स्टेप 3 बाय स्टेप 2 इंटू स्टेप 1, मतलब सिंपल प्रोपोर्शन यार। देखो क्या हुआ, 1 अप्रैल के दिन में, 1 अप्रैल को बिजनेस का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना था, डिनोमिनेटर में लिखो, न्यूमरेटर में लिखो कि 1 अप्रैल के दिन ही मेरी वाइफ ने आखिर मेरे गिफ्टेड मनी में से कितना पैसा इन्वेस्ट कर दिया, वो लिखो, इनटू जितना टैक्सेबल इनकम है उसका, उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो इनकम निकल करके आएगा दैट इनकम विल बी क्लब्ड इन योर हैंड, ट्रांसफर के हाथों में वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोविजन था, आई होप आपको क्लियर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं बुलेट की स्पीड में जा रहा हूँ, मुझे पता है कि ये क्योंकि ये रिवीजन है, मैं ये सोच के चल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने 1-2 बारी बहुत अच्छे से इसको पढ़ लिया है, मैं एक रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सो या इसके साथ में हमारा वो सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं चलता हूँ, इनकम फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ। मैंने अपनी बहू को एसेट ट्रांसफर कर दिया। अरे भाई, बहू को एसेट ट्रांसफर किया तो दिक्कत क्या है, अगर ट्रांसफर किया है, अगर उससे तुम लोगों ने कंसिडरेशन ले लिया, मैंने ट्रांसफर किया अपनी वाइफ, बहू को, बहू मानी कि सन्स वाइफ, बहू को मैंने ट्रांसफर किया एसेट, उससे मैंने कंसिडरेशन ले लिया। अगर कंसिडरेशन ले लिया, पूरा कंसिडरेशन ले लिया, तो भाई दिक्कत क्या है, ले लिया तो ले लिया, काम खत्म, वो यहाँ पे आएगा ही नहीं भाई। कंसिडरेशन नहीं लिया, एसेट ट्रांसफर तो कर दिया, कंसिडरेशन नहीं लिया, दैन क्लबिंग होगा। कब क्लबिंग होगा, जो मैंने एसेट ट्रांसफर किया ना अपनी बहू को, उस एसेट में से जो भी इनकम डिराइव होगा ना, जो भी इनकम रेज होगा, वो इनकम मेरे इनकम में जोड़ दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, ये इनएडिक्वेट कंसिडरेशन था, इसलिए ये प्रोविजन हम लोग पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात। और एक चीज़, अगर मैंने किसी थर्ड पर्सन को, ना अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र किया, ना अपने सन्स वाइफ को ट्रांसफ़र किया, ना बहू को, ना बीवी को, किसी को ट्रांसफ़र नहीं किया, मैंने थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र किया और उसको ये बोल दिया, देख भैया ये एसेट को रख, इस एसेट में से जो भी इनकम आएगा ना, वो इनकम मेरी बीवी को या फिर मेरी किसको, बहू को, है ना, वाइफ को या फिर सन्स वाइफ को, तो उसको दे देना। ठीक है, इन दैट केस ऑल्सो जो इनकम रेज होगा ना, दैट पर्टिकुलर एसेट विच यू ट्रांसफर टू द थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन को यू हैव ट्रांसफर द एसेट फॉर इमीडिएट और द डेफर्ड बेनिफिट ऑफ द सन्स वाइफ और द स्पाउस, इन दैट केस दैट इनकम विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन योर हैंड, दैट विल बी क्लब्ड इन योर हैंड। ओके, तो इसके साथ ये प्रोविजन भी खत्म होता है। सर बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे भी। क्लबिंग ऑफ माइनर्स इनकम, माइनर्स के इनकम को क्लब करना है। तो यार देखो बता दूं, सेक्शन 64(1) इसको गवर्न करता है। ठीक है, सेक्शन 64(1) क्या कहता है, माइनर का इनकम या तो मम्मी के हाथों में टैक्सेबल होगा या तो पापा के हाथों में, दोनों के हाथों में टैक्सेबल मत कर देना, ये बेवकूफ़ी मत कर लेना भाई। ठीक है, माइनर का जो भी इनकम हुआ या तो इधर पेरेंट के हाथों में टैक्सेबल होगा, या मम्मी के हाथों में या तो पापा के हाथों में। ठीक है, और दोनों में से किसके हाथों में टैक्सेबल होगा वो डिपेंड करेगा कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग द इनकम ऑफ द माइनर वॉज हायर। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में दोनों का इनकम देखो, मम्मी पापा का, उनको दोनों में के इनकम के अंदर में माइनर का इनकम को ऐड मत करना, उसको छोड़ के, उसको एक्सक्लूड करके देखो टोटल इनकम कितना था, दोनों में से हायर किसका था, जिसका हायर होगा उसके इनकम में जोड़ देना। ठीक है, और जब जोड़ रहे होगे याद रख लेना 1500 रुपये तक का आपको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 10 सबसेक्शन 32 में, याद है ना। एक्चुअल इनकम टू बी क्लब और 1500 विच एवर इज लेस, वो क्या होगा, आपको वहाँ पे एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात थी माइनर इनकम को क्लबिंग को लेकर। सर एक और बात बताऊँ ना, डाउट था क्या, माइनर मैरिड डॉटर पे क्या ये क्लबिंग का प्रोविजन लगेगा? हाँ सर बिल्कुल लगेगा। माइनर मैरिड डॉटर को का इनकम अगर कुछ हुआ है वो भी आपके इनकम के साथ में क्लब कर दिया जाएगा, राइट। सर बड़ा मज़ा आ रहा है, हाँ यार मुझे भी, सच्ची बताओ मज़ा आ रहा है तो अच्छा है। सर क्या हुआ ना, जब क्लबिंग हो रहा था, हाँ पिछले साल में जब क्लबिंग करने जा रहे थे ना, तो मैंने ये देखा कि मदर फादर का रिलेशन सब्सिस्ट करता ही नहीं है, एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है ना, तो इनकम विल बी टैक्सेबल और इनकम विल बी एडेड इन द हैंड्स ऑफ दैट पेरेंट हु मेंटेन द चाइल्ड इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, जिन्होंने प्रीवियस ईयर में चाइल्ड को मेंटेन किया था उनके हाथों में ये इनकम को जोड़ दिया जाएगा। ओके, या सो 3 केसेस यहाँ पे ऐसे हैं कि जहाँ पे ना क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। माइनर का ऑल्दो इनकम हुआ है लेकिन वो इनकम को आप क्लब नहीं करोगे पेरेंट की इनकम के साथ में। तो सर वो कौन कौन से 3 केसेस है? पहला केस डिसेबिलिटी, माइनर का कोई डिसेबिलिटी के कारण में उसको इनकम अराइज हुआ है, इन दैट केस वो इनकम को आप पेरेंट के इनकम के साथ में क्लब मत कर देना। सेकेंडली, अगर माइनर का पर्सनल स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, इन सब चीज़ों के कारण में, उनका पर्सनल स्किल के कारण में उसको इनकम अराइज हुआ है, इन दैट केस वो इनकम को भी आप पेरेंट की इनकम के साथ में क्लब नहीं कर सकते। ठीक है, थर्डली कौन सा इनकम है सर? माइनर ने खुद परिश्रम करके, मेहनत करके, यार मैनुअल वर्क करके वो इनकम को कमाया है, इन दैट केस भी वो जो इनकम जनरेट हुआ ना माइनर को, दैट मैनुअल वर्क करने के बाद वो इनकम को भी आप पेरेंट के इनकम के साथ में ऐड मत कर देना। ठीक है, वहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन नहीं लगेगा। ठीक है, ये मैंने बोल दिया। सर
यहाँ आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मेरा टारगेट था 20 मिनट्स के अंदर मैं ख़त्म करने का, जो मैंने कोशिश किया है। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया था। डोंट वरी, इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, मैं कल तक इसको अपलोड कर दूंगा। जो जब भी देख रहा है कल तक, यानी कि मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं कल तक दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। आई होप आप लोगों को पसंद आया। प्लीज़ यार इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, और फ्यूचर में भी आप लोगों को कौन कौन सा वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हो। सब्सक्राइब कर देना, पसंद आए तो फ्रेंड्स तक भी पहुँचाना, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू।